नमस्कार, मैं नित्यानंद पाध्ये। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि पेंशन व्यवस्था में आखिर वास्तविक बदलाव कब दिखाई देगा। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की लंबे समय से चली आ रही मांग, उच्च पेंशन के लंबित मामलों, पेंशन भुगतान में आने वाली समस्याओं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, पुरानी पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लेकर 8वें वेतन आयोग तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नजर बनी हुई है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी वायरल दावे को अंतिम फैसला मानने के बजाय आधिकारिक आदेश और अधिसूचना को प्राथमिकता दी जाए। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी की है। पेंशन संगठनों की ओर से लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रतिमाह और उसके साथ महंगाई से जुड़ी राहत देने की मांग उठाई जाती रही है। पेंशन भोगियों का तर्क है कि मौजूदा समय में बहुत कम मासिक पेंशन के सहारे राशन, बिजली, दवाइयां, यात्रा और दूसरी बुनियादी जरूरतें पूरी करना बेहद मुश्किल है। इसलिए यह मांग केवल आर्थिक सहायता का विषय नहीं रह गई है, बल्कि वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन चुकी है। इसी कारण जब भी सोशल मीडिया पर 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन लागू होने की कोई निश्चित तारीख या भुगतान शुरू होने का दावा सामने आए तो उसे आधिकारिक नोटिफिकेशन के बिना पक्का फैसला नहीं समझना चाहिए। मांग और अंतिम सरकारी निर्णय के बीच अंतर होता है। यदि इस विषय में सरकार की ओर से कोई निर्णायक आदेश जारी होता है तभी उससे वास्तविक भुगतान और पात्रता की स्थिति स्पष्ट होगी। ऐसी महत्वपूर्ण और काम की जानकारियां लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्यधारा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पेंशन से जुड़े मामलों में अधूरी जानकारी के बजाय सही संदर्भ समझना सबसे जरूरी है। अब पेंशन भुगतान से जुड़ी परेशानियों की बात करें तो किसी पेंशन भोगी के खाते में रकम समय पर नहीं पहुंचने के कई कारण हो सकते हैं। बैंक खाते की स्थिति, पीपीओ विवरण, केवाईसी, नाम या जन्म तिथि में अंतर, बैंक रिकॉर्ड और पेंशन रिकॉर्ड का मिलान तथा जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्या भुगतान को प्रभावित कर सकती है। इसलिए यह मान लेना सही नहीं होगा कि प्रत्येक पेंशन भोगी का भुगतान किसी एक केंद्रीय तकनीकी कारण से रोका गया है। यदि किसी पेंशन भोगी की बात परिवेश का समस्या के बाद बढ़ रहा है और मिला करने से हे करने की कारण से रोका गया है, अपेक्षित पेंशन खाते में नहीं आई है, तो सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति और हाल की एंट्री जांचनी चाहिए। इसके बाद संबंधित पेंशन रिकॉर्ड और जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए। नाम, जन्म तिथि, आधार या बैंक विवरण में कोई अंतर दिखाई देता है तो उसे समय रहते ठीक करवाना आवश्यक है। समस्या बनी रहने पर संबंधित ईपीएफओ कार्यालय या आधिकारिक शिकायत व्यवस्था के माध्यम से शिकायत दर्ज कर उसकी रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए। केवल सोशल मीडिया पर बताए गए किसी कथित सर्वर अपडेट या एल्गोरिदम को अपनी पेंशन रुकने का कारण मानकर बैठ जाना नुकसानदायक हो सकता है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उम्र बढ़ने के साथ कुछ लोगों को फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण में परेशानी आ सकती है। ऐसे मामलों में उपलब्ध वैकल्पिक प्रमाणीकरण व्यवस्था की जानकारी लेना उपयोगी हो सकता है। उद्देश्य यही होना चाहिए कि तकनीक बुजुर्गों की सुविधा बढ़ाए, उनके लिए नई परेशानी पैदा ना करे। यदि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग पेंशन प्राप्त करता है तो उसके दस्तावेजों और जीवन प्रमाण से संबंधित स्थिति समय समय पर जरूर जांचते रहें। उच्च पेंशन का मुद्दा भी लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मामलों की प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन अलग अलग मामलों में दस्तावेजों और पुराने सेवा रिकॉर्ड से संबंधित समस्याएं सामने आती रही हैं। कई लोगों की पुरानी कंपनियां बंद हो चुकी हैं और दशकों पुराने पात्रकर में आरोप से संबंधित समस्याएं सामने आती रही हैं। रिकॉर्ड जुटाना आसान नहीं है। कुछ मामलों में अतिरिक्त योगदान से संबंधित मांग और उसके बाद संशोधित पेंशन की प्रक्रिया को लेकर भी पेंशन भोगी अस्पष्टता चाहते हैं। इसलिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले लोगों को अपने आवेदन, ईपीएफओ से प्राप्त पत्र, भुगतान प्रमाण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। यदि आप ईपीएस 95, उच्च पेंशन और कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण बदलावों को लगातार समझना चाहते हैं तो सत्यधारा को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। कई बार एक छोटा प्रशासनिक आदेश भी किसी व्यक्ति के पेंशन मामले में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए केवल बड़ी बात भी इसको सुरुहा दी। घोषणाओं पर ही नहीं बल्कि प्रक्रिया से संबंधित बदलावों पर भी नजर रखना जरूरी है। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना को लेकर चर्चा लगातार जारी है। केंद्र सरकार का घोषित रुख पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के पक्ष में नहीं रहा है और इसी पृष्ठभूमि में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को विकल्प के रूप में
में सामने लाया गया। इसका उद्देश्य एनपीएस के ढांचे के भीतर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक निश्चित पेंशन सुरक्षा प्रदान करना है। इसलिए ओपीएस, एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक ही व्यवस्था समझना सही नहीं होगा। तीनों की संरचना और लाभ निर्धारित करने का तरीका अलग है। इसी के साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का सवाल अलग है। उनका कहना है कि उन्होंने वर्षों तक संगठित क्षेत्र में काम किया और पेंशन व्यवस्था में योगदान दिया, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली न्यूनतम पेंशन इतनी होनी चाहिए कि वृद्ध व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतें सम्मान के साथ पूरी कर सके। ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की बहस में वित्तीय व्यवहारिता भी बड़ा मुद्दा है। पेंशन बढ़ाने की मांग करने वाले संगठन चाहते हैं कि सरकार और ईपीएफओ उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की देनदारियों और पेंशन फंड की स्थिति का पारदर्शी आकलन सामने रखें। दूसरी तरफ किसी निवेश से होने वाले लाभ को सीधे पेंशन बढ़ोतरी के लिए उपलब्ध रकम मान लेना भी वित्तीय रूप से इतना सरल नहीं है, क्योंकि पेंशन फंड को वर्तमान के साथ भविष्य की देनदारियां भी पूरी करनी होती हैं। इसलिए निर्णायक समाधान के लिए वास्तविक आंकड़ों और दीर्घकालिक वित्तीय मॉडल पर आधारित फैसला आवश्यक है। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में भी बड़ी उम्मीदें हैं। फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम मूल वेतन और भविष्य की पेंशन गणना को लेकर कर्मचारी संगठनों की अलग अलग मांगे सामने आती रही हैं। लेकिन किसी प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर या संभावित वेतन को अंतिम सरकारी फैसला तब तक नहीं माना जाना चाहिए जब तक संबंधित प्रक्रिया पूरी होकर आधिकारिक निर्णय सामने न आ जाए। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर गणना वास्तविक वेतन वृद्धि नहीं होती। इसी तरह पीएफ की वेतन सीमा बढ़ाने को लेकर भी समय समय पर चर्चा होती रही है। वर्तमान व्यवस्था में बदलाव होने पर इसका प्रभाव कर्मचारियों के पीएफ योगदान, नियोक्ता के योगदान और सामाजिक सुरक्षा के दायरे पर पड़ सकता है। इसीलिए यदि भविष्य में वेज सीलिंग में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसके वास्तविक नियम आधिकारिक अधिसूचना से ही स्पष्ट होंगे। इन सभी आर्थिक मुद्दों के बीच ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग भी बेहद महत्वपूर्ण है। उम्र बढ़ने के साथ इलाज और दवाइयों का खर्च बढ़ता जाता है। इसी कारण पेंशन संगठनों की मांगों में सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन के साथ चिकित्सा सुविधा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाता है। यदि वृद्धावस्था में मिलने वाली पेंशन का बड़ा हिस्सा केवल दवाइयों और अस्पताल के खर्च में चला जाए तो सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि किसी आंदोलन, प्रदर्शन, अल्टीमेटम या संगठन की मांग को सरकारी आदेश नहीं समझना चाहिए। पेंशन संगठन सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपनी रणनीति घोषित कर सकते हैं, लेकिन किसी निश्चित तारीख तक 7,500 रुपए पेंशन लागू होने, पूरे देश में भुगतान रुकने या किसी बड़े आंदोलन की निश्चित घोषणा जैसे दावों की आधिकारिक पुष्टि अलग से जरूरी होती है। यही सावधानी पेंशन भोगियों को झूठी उम्मीद और अनावश्यक चिंता दोनों से बचाती है। अगर आपको ऐसी जानकारी उपयोगी लग रही है तो सत्य धारा को सब्सक्राइब जरूर कर ले। खासकर बुजुर्ग पेंशन भोगियों तक सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि गलत तारीख या अपुष्ट भुगतान की खबर सुनकर कई लोग बैंक और सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने लगते हैं। जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है उन्हें घबराने के बजाय व्यवस्थित तरीके से स्थिति जांचनी चाहिए। बैंक खाते की सक्रियता देखें, पीपीओ और बैंक रिकॉर्ड का मिलान करें, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति जांचें और यदि कोई त्रुटि है तो उसे ठीक करवाएं। इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो अल्लाह बनी को सुखने लगाता रहा है। आधिकारिक शिकायत दर्ज कर शिकायत संख्या संभाल कर रखें। किसी एजेंट या अनजान व्यक्ति को ओटीपी, आधार से जुड़ी गोपनीय जानकारी, बैंक पासवर्ड या पैसे देकर पेंशन चालू करवाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की लड़ाई का मूल विषय सम्मानजनक वृद्धावस्था की सामाजिक सुरक्षा है। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी हो, महंगाई से सुरक्षा का कोई प्रभावी प्रावधान बने, उच्च पेंशन के पात्र मामलों का समय पर निपटारा हो और बुजुर्गों को बेहतर चिकित्सा सुरक्षा मिले। यह सभी मांगे लाखों परिवारों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इनके बारे में चर्चा भी तथ्य और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। अगर आपके परिवार या परिचितों में ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं तो यह जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें और सत्य धारा को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। आने वाले किसी भी आधिकारिक निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण चीज अधिसूचना की वास्तविक भाषा, पात्रता की शर्तें और लागू होने की प्रक्रिया होगी। केवल बड़ी रकम या आकर्षक तारीख देखकर किसी खबर पर विश्वास न करें। पेंशन भोगियों की आवाज मजबूत जरूर होनी चाहिए, लेकिन उतना ही जरूरी है कि वह सही तथ्यों पर आधारित हो। मांग को मांग के रूप का रुहार है में, प्रस्ताव को प्रस्ताव के रूप में और अंतिम सरकारी निर्णय को अंतिम निर्णय के रूप में समझना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। यदि न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, उच्च पेंशन, वेतन आयोग या स्वास्थ्य सुविधा पर कोई बड़ा फैसला आता है तो उसका वास्तविक लाभ तभी समझ आएगा जब आधिकारिक नियम सामने होंगे। इसलिए अपने दस्तावेज तैयार रखें। बैंक और पेंशन रिकॉर्ड में किसी भी अंतर को समय रहते ठीक करवाएं और अपुष्ट संदेशों से सावधान रहें। सत्य धारा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी
महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे छूटे नहीं। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए, लेकिन हर दावे की पुष्टि करना भी उतना ही जरूरी समझिए। बुजुर्ग पेंशन भोगियों को सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और समय पर उनका वैध लाभ मिलना चाहिए। इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ मैं नित्यानंद उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।